गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने कवि आशु और जो अन्य कवि थे जिनकी रचनाओं के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछते, इनके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया। आज इस क्लास के अंदर हम सरपा के बारे में पढ़ेंगे, जो सिद्धों का एक पहला, हम मान सकते हैं कि पहला महापुरुष था सिद्धों के अंदर, यानी सिद्धों की जो शुरुआत हुई थी उसके अंदर सरपा, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो उस सरपा को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि जो पीछे हमने जो भी पढ़ा है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको हम कमेंट में आपसे जवाब देने के लिए पूछता हूं, तो वो क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, चंदनबाला रास के रचनाकार है। दूसरा जो क्वेश्चन है, चंदनबाला रास रचना में किस रस की प्रधानता है? तो ये जो हमने कल ही पढ़ा है, अच्छे से आपको पता भी होगा, तो इसके जवाब आप मेरे को कमेंट में दिया करें। बाद में हम इसकी जो रिवीजन क्लास करेंगे वहां पर इसके जवाब में आपको पूरे जो क्वेश्चन है उसके जवाब बता दूंगा। आगे देख, 3 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो है, श्रावकाचार रचना के रचनाकार है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, नेमिनाथ रास रचना के रचनाकार है। और 5 नंबर का क्वेश्चन है, भरतेश्वर बाहुबली घोर रास रचना के रचनाकार है। तो 3 जो रचनाएं उनके रचनाकार आपको बताने, कल ही हमने पढ़ा है, 2 क्वेश्चन हमने पहले देख लिए। इन 5 क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट में देने, आप कमेंट नहीं करते हो, कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं सरपा के बारे में, यानी जो सरपा है वो सिद्ध है, उस सरपा के बारे में हम चर्चा करते हैं। सिद्धों की संख्या की बात करें तो सिद्धों की संख्या वो 84 है और नाथों की संख्या वो 9 है, ठीक है। हम कवियों के हिसाब से पढ़ रहे हैं, एक एक कवि का एक एक क्लास के अंदर अध्ययन कर रहे हैं। छोटी छोटी क्लासें होती है, तो आपके ये फर्स्ट ग्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण है और सेकंड ग्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण, दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। क्योंकि हिंदी जो साहित्य है, हिंदी साहित्य है, वो हिंदी साहित्य आपके दोनों के ही पाठ्यक्रम में ऐड है। हिंदी साहित्य है वो दोनों के पाठ्यक्रम में ऐड है, और हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। तो इसलिए आपको इसको हल्के में नहीं लेना, अच्छे से एक एक कवियों को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको यह नहीं पूछा जाएगा वहां पर आपको जैसे कवियों है तो कवियों में से ही जो क्वेश्चन है वो बनाएंगे हिंदी साहित्य। ऐसा तो पूछेंगे नहीं कि भाई आपने हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ के आए हो या कवियों के हिसाब से पढ़ के आए हो, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसको ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना है। दूसरी बात है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के लिए, चाहे सेकंड ग्रेड के लिए, चाहे टीजीटी, पीजीटी, फिर जो अदर जो स्टेट है, कहीं के भी जो एग्जाम है जिसके आपके हिंदी साहित्य का इतिहास लगा हुआ है, तो सभी के सवाल है वो यहीं से आएंगे, इन्हीं में से आएंगे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास अलग है, सेकंड ग्रेड के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास अलग है, ठीक है। सिर्फ उसके में क्वेश्चन है वो थोड़े हार्ड पूछ लेते हैं जो उसके लेवल के हिसाब से, बाकी सेम सिलेबस है वो सेम ही रहता है। तो हिंदी में कोई ज्यादा चेंज, व्याकरण वही रहेगी, काव्य शास्त्र वही रहेगा, हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास वही रहेगा। तो एक बार अगर अच्छे से आप पूरी हिंदी को देख लेते हो फिर आपको किसी एग्जाम की जरूरत नहीं। जैसे मान लिया मैं मेरी बात करूं तो अब मेरे क्या है कि जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से कवर कर रखा है, काव्य शास्त्र मैंने अच्छे से कर रखा है, पाश्चात्य शास्त्र कर रखा है, व्याकरण कर रखा है। अब चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, मैं सिर्फ उसके जो टॉपिक है उसको एक बार सरसरी नजर से देख लेता हूं और वो टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है, तो ज्यादा लोड नहीं। तो एक बार अगर आप सिलेबस जो है पूरा का पूरा जो उसको अच्छे से कर लेते हो तो फिर एग्जाम का कोई रोल नहीं रहता, कोई सा भी एग्जाम हो फिर आप उसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। और ये आपकी मेजर सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए जीके है तो जीके में आप टॉपिक वाइज कर सकते हो कि भाई जो टॉपिक आपके सिलेबस में देख रखा उसी को आप करिए। परंतु अगर आपके जो मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि कल जब आपका नंबर आएगा आप पढ़ाने के लिए जाओगे तो वहां पर आपसे क्या है, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाने होते। एक क्लास आपको 9th की देंगे, एक 8 देंगे, एक की 12वीं की देंगे, तो अलग अलग जो क्लासें देंगे तो उनमें अलग अलग ही फिर रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको सारे पढ़ाने पड़ेंगे। तो इसलिए आप तैयारी है वो अपने सब्जेक्ट की है वो पूरी 100% कीजिए, सारे टॉपिकों को अच्छे से कवर कीजिए। देखिए, अब बात करते हैं हम सरपा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो देखिए, इनका अन्य नाम, यानी जो सरपा उसके अन्य नाम से भी पुकारा जाता है और ये भी क्वेश्चन पूछे गए, तो इसको सरपाद कहते हैं,
सरोज वज्र भी कहा जाता है और राहुल भद्र, तीनों नाम है वो इसी के हैं। अब जो सरपा, तो ये जो पा लगा हुआ है ये सिद्धों के अंदर जो एक सम्मान सूचक शब्द है। पा क्या है? सम्मान सूचक। जिस प्रकार हम किसी नाम के आगे जी लगाते हैं, जी लगाते हैं तो वो एक सम्मान सूचक शब्द है, उसी प्रकार सिद्धों में है वो पा लगाते थे। जाति की बात करें तो ये जो सरपा वो एक ब्राह्मण जाति से था, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। रचना है इसकी दोहा कोश, जो एक महत्वपूर्ण रचना है। समय, इनका जो जन्म है वो बात करते हैं तो 769 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन के अनुसार है। राहुल सांकृत्यायन ने इसका जो जन्म है 769 ईस्वी माना है। इन्होंने कुल 32 ग्रंथ लिखे, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध दोहा कोश है, जो मैंने ऊपर आपको बता दिए। ज्यादातर है सरपा से संबंधित पूछते रचना के बारे में, तो सरपा की रचना वो दोहा कोश ही पूछते कि दोहा कोश किसी रचना, तो सरपा की है। ठीक है। सर्वमान्य रूप से ये हिंदी के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं, ये भी मोस्ट लाइन है। हिंदी के सर्वप्रथम कवि है वो कौन माने जाते हैं? सरपा माने जाते हैं। सर्वमान्य मत, सर्वमान्य मत का मतलब है सभी ने ऐसा माना है। ये सहजयान सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी सिद्ध मार्ग, यानी जिसको सहजयान भी बोलते, और सिद्ध मार्ग जो सिद्ध थे तो उनका जो प्रवर्तन करने वाले थे, तो ये प्रवर्तक माने जाते हैं सिद्धों के, यानी पहला जो सिद्ध है वो सरपा है। जहां से सिद्धों की शुरुआत होती है तो वो सरपा से होती है। इनका काव्य खंड काव्य की श्रेणी में आता है। जितना भी इन्होंने काव्य लिखा है वो खंड काव्य की श्रेणी में, प्रबंध काव्य, खंड काव्य और प्रबंध काव्य के बारे में मैंने अच्छे से आपको समझा रखा है। ठीक है, अगर नियमित आप जुड़े हुए। एक बात आपको और बता दूं, आप जब भी YouTube पे किसी की क्लासे देखते हो, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी ही क्लास देखा करें, जिसकी भी आप क्लास देखा करें। अगर आपको, जैसे मान लिया पहले बार आपने क्लास देखी है और आपको अच्छी लगती है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं, कोई दूसरा हो, तो उसकी नियमित आप क्लासें देखिए। क्योंकि एक क्लास देखने से हम उसका पूरा जो संपूर्ण निचोड़ नहीं निकाल सकते। पता नहीं कौन सी चीज किस क्लास में बता दे। ठीक है, अलग अलग टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। कोई अलग तरीके से बताता है, दूसरा वो अलग तरीके से बताता है। परंतु जब आप उसकी शुरू से लेकर एंड तक की सारी क्लासें देखते, फिर आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो आपको उसका अच्छा फायदा मिलता है। उसकी भाषा है वो आपको अच्छे से समझ में आती है, उसकी समझ आने की जो शैली है वो आपको अच्छे से समझ में आती है। तो आप जिस किसी की भी वीडियो देखते हो तो उसके साथ में नियमित जुड़े रहे और एक की ही वीडियो देखते रहे। अब जैसे मान लिया हिंदी साहित्य का इतिहास अब मेरे से पढ़ रहे, मेरी क्लास देखी, फिर किसी दूसरे की देखी, फिर किसी, तो वो खिचड़ी की तरह बन जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है हिंदी साहित्य का इतिहास। समझ रहे हो? तो एक की देखिए वही चीजें होती है, कोई वो पहले बता देता है, कोई बाद वाली क्लास में बता देता है, चीजें वही होती है, सेम ही होती है। परंतु आप नियमित जुड़े रहोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा और आप अच्छे से एग्जाम में कर पाओगे। तो ये आप विशेष प्रकार से ध्यान रखिए। अगर सीरियस होकर आप तैयारी कर रहे हो तो किसी एक टीचर की नियमित क्लासें देखते रहे। दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम इनकी रचनाओं में मिलता है, यानी दोहा और चौपाई ये दोनों जो छंदों का साथ में जो प्रयोग की जो पद्धति चली थी वो सर्वप्रथम हमारे को सरपा उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। दोहा कोश रचना का संपादन राहुल सांकृत्यायन द्वारा किया गया, यानी इसका जो संपादन किया गया दोहा कोश का वो किसके द्वारा किया गया? राहुल सांकृत्यायन द्वारा, जिन्होंने इसको 769 ईस्वी इसका जन्म माना था। किसका? सरपा का। ये सिद्धों में सबसे पुराने कवि माने जाते हैं। सीधी सी बात है कि सबसे पहले सिद्ध है वो सरपा ही है, तो इसलिए ये सिद्धों में पुराने कवि। सहजयानियों की भाषा संध्या नाम से जानी जाती है, यानी इनकी जो भाषा है सहजयानी। सहजयानी कौन है? सिद्ध है। सिद्धों को सहजयानी भी कहा जाता है। इनकी भाषा है उसको संध्या नाम से पुकारा जाता है। अब कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं जो हमारे सरपा से संबंधित, ये भी अक्सर है वो एग्जाम में देखकर पूछते हैं, तो इन पंक्तियों को भी देख लीजिए, क्योंकि ये पंक्तियां देखकर पूछते हैं कि ये पंक्ति किसकी है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, ये पंक्ति देकर पूछते हैं। ये इतनी सी पंक्ति, अब इसका अर्थ आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है कोई जरूरत नहीं है, परंतु ये पंक्ति देकर पूछते हैं कि ये निम्न पंक्तियां किसकी है या निम्न पंक्ति किसकी है, तो ये हमारे सरपा की है। सरपा की पंक्ति है। जय मन पवन न संचरही रवि नाही पवेश, ताही चिंत पट विषान करू सरहे कवि उवेश। तो एक ये पंक्ति हो गई। ठीक है, तो इसमें तो देखो सरहे कवि, ये सरहे कवि नाम आ गया, तो इस नाम से भी आप इसको पकड़ के कर सकते हो, ये सरपा की है। परंतु ऊपर वाली है उसको थोड़ा याद करना पड़ेगा।
मैंने आपको पीछे वाली क्लासों में इसके बारे में बताया भी कि इन पंक्तियों को याद करने के लिए आप इनमें से कोई शब्द पकड़ लीजिए और एक शब्द, पूरी पंक्ति आपको अच्छे से याद नहीं हुई, एक शब्द पकड़ के उसको जैसे शशि मंडल सरपा, शशि मंडल सरपा इस प्रकार ऐड कर लीजिए, तो आपको ये याद करने में सुविधा होगी। और इन पंक्तियों को आप कहीं एक जगह लिख लीजिए, तो बार बार आप देखोगे तो आपको दिमाग में जैसे ही वहां पर एग्जाम में आया लाइन आते हैं आपके दिमाग में आएगा सर शशि मंडल सरपा, ऐसे नाम आ जाएगा। देखा है आपने कि एग्जाम आप देने के लिए जाते हो, आपको उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, फिर भी दिमाग में एक बार ऐसे जैसे चारों ऑप्शनों को देखते हो तो आपके दिमाग में आता है यार ये वाला है, बड़ा है इसका, तो इससे ही वो दिमाग में एकदम से जैसे क्वेश्चन देखोगे आपको आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सरपा के बारे में पढ़ा। कल वाली जो क्लास होगी उसके अंदर हम सबरपा के बारे में पढ़ेंगे जो 2 नंबर के सिद्ध हुए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।